अ वेरी स्पेशल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय लवली स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। मित्रों, आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि आज की क्लास में हम लोग साइंस के वीवीआई प्रश्न देखेंगे जो आपके बिहार, यूपी, झारखंड पैरामेडिकल एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए। और दोस्तों, क्लासेस पीडीएफ के लिए अभी ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को। वहाँ पे आपको प्रत्येक क्लास का पीडीएफ, नोट्स, टेस्ट पेपर हर एक चीज़ मिलेगा। तो इसके लिए आपको जाना होगा टेलीग्राम ऐप पे और वहाँ सर्च करना होगा स्टडी विद रितेश, और हमारे इस चैनल को भी ज्वाइन कर लेना होगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, किरचॉफ का संधि नियम। किरचॉफ का संधि नियम एक प्रतिबिंब है। तो बच्चों, किरचॉफ का जो संधि नियम है वो एक प्रतिबिंब है। किसका? धारा घनत्व के संरक्षण का, या आवेश संरक्षण का, या तथ्य यह है कि आवेशित कण जिस संवेग संधि में प्रवेश करता है वही समान संवेग उसका संधि छोड़ते वक्त रहता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी से बताना है। तो वेरी गुड स्टूडेंट, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी, जी हाँ दोस्तों, आ रखा है ये क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी आवेश संरक्षण का। देखिए यहाँ पे किरचॉफ के संधि नियम के अनुसार एक विद्युत परिपथ में संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजीय गणित योग शून्य हो जाता है। इसीलिए किरचॉफ का संधि नियम आवेश के संरक्षण नियम का प्रतिबिंब होता है। यानी यहाँ पे किरचॉफ का जो संधि नियम है बच्चों, वो क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्शन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, है ना। यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा? ये रिफ्लेक्शन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो इसको डायरेक्ट याद कर लीजिएगा। ठीक है, किरचॉफ ने एक संधि नियम दिया था और संधि नियम के अनुसार एक विद्युत परिपथ में संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजीय गणित योग शून्य हो जाता है। इसीलिए किरचॉफ का जो संधि नियम है वो आवेश के संरक्षण के नियम का प्रतिबिंब होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न है, कोई बल्लेबाज किसी गेंद की प्रारंभिक चाल 12 मीटर पर सेकंड में बिना परिवर्तन किए उस पर हिट लगाकर सीधे गेंदबाज की दिशा में वापस भेज देता है। तो यदि गेंद की संहति 0.15 किलोग्राम है तो गेंद को दिया आवेग क्या होगा? तो देखिए कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को। यहाँ पे आवेग यानी इम्पल्स पूछा गया है ना। तो देखिए बच्चों, होता क्या है कि एक बॉलर है जो बॉलिंग करेगा और एक बैट्समैन है जो बैटिंग करेगा। ठीक है, अब एक बॉल आई होगी। देखिए ये क्या है बच्चों? बॉलर है। ठीक है, इसको अच्छे से समझ लीजिए, एक बॉलर है और ये हमारा क्या है? एक बैट्समैन है। तो बॉलर क्या करता है बच्चों? बॉलिंग करेगा, बैट्समैन क्या करेगा? बैटिंग करेगा। तो एक बॉल जो है आई होगी जो इस डायरेक्शन में होगी, है ना। अब जब बॉल की गति है, यहाँ पे बोल रहा है कि बॉल की जो है ना, किसी गेंद की प्रारंभिक चाल 12 मीटर पर सेकेंड है। यानी यहाँ से u बराबर आप लोग बोल सकते हो कितनी है? 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब इस बैट्समैन ने इस बॉल को हिट किया होगा। भाई हिट करता है ना, देखिए उस पर हिट लगाकर सीधे गेंदबाज की दिशा में वापस भेज देता है। यानी देखिए इसी बॉल को अब क्या करता है? ये वापस हिट लगाता है यानी मारता है और ये बॉलर की दिशा में भेज देता है। ठीक है, तो यहाँ से बोल रहा है कि भाई देखिए इसमें दिशा में परिवर्तन हो जाता है, स्पीड वही रहता है, उस पर हिट लगाकर सीधे गेंदबाज की दिशा में भेज देता है। यानी देखिए पहले तो ये बॉलर जो है इसको गेंद फेंका होगा 12 मीटर पर सेकंड के वेग से। ठीक है, अब ये क्या करता है? बैट्समैन इसी बॉल को वापस गेंदबाज की डायरेक्शन में भेज देता है। स्पीड वही रहता है ना, डायरेक्शन चेंज हो जाता है। तो स्पीड यानी अब फाइनल वेलोसिटी यहाँ से यानी v बराबर, देखिए इस समय तो ये देखिए उस समय क्या हुआ होगा? बॉलर जब फेंका होगा बैट्समैन को तो ये 12 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से आई होगी। लेकिन जब ये हिट कर देता है, मार देता है ना बॉल को, और वापस बॉलर की डायरेक्शन में भेज देता है, तब यहाँ फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती होगी? -12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्योंकि आती है तो प्लस 12 मीटर पर सेकेंड हो जाता है ना। लेकिन जब इसको अपोजिट डायरेक्शन में
खेलेगा, अपोजिट डायरेक्शन में मारेगा, है ना, तो यहाँ से जो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी ये क्या हो जाएगी, -12 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, है ना। तो अब यहाँ से देखिए u भी पता चल गया, v भी पता चल गया, और यहाँ से मास दे रखा है, कितना मास दे रखा है 0.15 kg, ठीक है। अब बोला है कि गेंद का आवेग क्या होगा, आवेग निकालना है। तो बच्चों आवेग का एक सूत्र होता है, आवेग निकालना है, ठीक है। तो आवेग का एक सूत्र होता है क्या, संवेग में परिवर्तन, ये सूत्र होता है, यानी इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम, ठीक है। तो आवेग निकालना है, तो संवेग में परिवर्तन का एक सूत्र होता है, क्या होता है बच्चों, वो m इंटू में u माइनस वी, यही फॉर्मूला होता है। तो निकाल दीजिए, m कितना है 0.15 kg है, और ब्रैकेट में u कितना है देखिए तो 12 मीटर पर सेकेंड, माइनस v कितना है, तो ये -12 है। तो यहाँ से निकल चुका है आपका, तो देखिए यहाँ से 0.15 और ये 12 + 12 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 12 12 24 हो जाएगा। तो यहाँ से जो है 0.15 में 24 से गुना कीजिएगा तो ये 3.60 kg मीटर पर सेकेंड आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी 3.60 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न है, निम्न में से पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर आधारित परिघटना है। तो आपको बताना है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटनाएं कौन सी होगी इन चारों में से। हाँ जी, हीरे का चमकना यह एक पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, या प्रकाशीय तंतु संचार ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, या एंडोस्कोपी जो यूज करते हैं वो एक पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है, या ये सभी। जल्दी बता दीजिए प्यारे बच्चों क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो जी हाँ मित्रों, यदि आप लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछता है कि हीरा जो है चमकता है वो किस सिद्धांत पर चमकता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी ये प्रकाश के, ध्यान से समझना, ये प्रकाश के, देखिए हीरा जो है ना चमकता है ये प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे। ठीक उसी प्रकार जितने भी ऑप्टिकल फाइबर्स हैं यानी प्रकाशीय तंतु संचार है वो भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे कार्य करते हैं। ठीक इसी प्रकार एक प्रश्न और पूछ लेता है आपके एग्जाम में बच्चों, रेगिस्तान में मरीचिका के बनने का कारण क्या होता है। देखिए रेगिस्तान में मरीचिका, बताइएगा रेगिस्तान में मरीचिका का बनने का कारण क्या होता है। रेगिस्तान में मरीचिका का बनने का कारण क्या होता है, तो जी हाँ दोस्तों क्या होता है, ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है, ठीक है, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, है ना। चलिए बहुत अच्छी बात है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और यदि क्लास अच्छी लग रही हो तो बच्चों एक लाइक दे दीजिए। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न आ चुका है, प्रकाश के परावर्तन के नियम प्रयुक्त होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम जो है प्रयुक्त होते हैं किसके लिए, नियमित परावर्तन के लिए, या अनियमित परावर्तन के लिए, या वक्रीय पृष्ठ पर परावर्तन के लिए, या विकल्प ए तथा विकल्प सी दोनों सही है। जल्दी बताइए, जल्दी बताना है। प्रकाश के परावर्तन के जो नियम हैं वो प्रयुक्त होते हैं किसके लिए, तो जी हाँ मित्रों, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर डी, यानी ये देखिए ध्यान दीजिएगा, प्रकाश के जो परावर्तन के नियम हैं ये प्रयुक्त होते हैं किसके लिए, नियमित परावर्तन के लिए, और साथ ही साथ वक्रीय पृष्ठ पर परावर्तन के लिए। और प्रकाश का परावर्तन का नियम क्या कहता है बच्चों, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि भाई प्रकाश का जो परावर्तन का नियम है वो क्या कहता है कि जब प्रकाश का किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटना, इसी प्रक्रिया को, इसी प्रोसेस को, इसी फेनोमेनन को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी जब प्रकाश का किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटना, इसी प्रोसेस को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न है, एक ही धातु से बने 3 तारों के द्रव्यमानों का अनुपात 1.2.3 है एवं उनकी लंबाइयों का अनुपात 3.2.1 है,
तो इनके प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा, यही आपको बताना है। इनके रेजिस्टेंस का रेशियो क्या होगा। तो बच्चों एक चीज़ हमेशा याद रखिए, देखिए यहाँ पे 3 चीज़ों की चर्चा की गई है। क्या? पहला तो आया है देखिए द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान का अनुपात दे दिया है, लंबाई का अनुपात दे दिया है, और प्रतिरोध का अनुपात निकालना है। यानी ये 3 चीज़ आपको दी गई है। तो इन तीनों के बीच क्या रिलेशन होता है, इन तीनों के बीच क्या संबंध होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा कि जो R है, R यानी रेजिस्टेंस, ये प्रतिरोध जो है ना, ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है L²/M के। यानी यहाँ पे R क्या है, रेजिस्टेंस है, L क्या है, लेंथ है, यानी भाई वो जो तार है उसका लेंथ है, M क्या है, यानी वो जो तार है उसका द्रव्यमान है ना, धातु से बने उस तारों का द्रव्यमान है ये M, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए, यहाँ से ध्यान देना है, देखिए बच्चों यहाँ से 3 तार है ना, तो इसीलिए यहाँ से क्या लिख दीजिएगा, R1 रेशियो R2 रेशियो R3। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 तारों का पूछा है ना, और देखिए 3 तारों की बात हुई है। देखिए यहाँ पे 3 तार पूछा है, 3 तारों के बारे में चर्चा हुई है, इन तीनों का रेजिस्टेंस निकालना है, इसीलिए R1 रेशियो R2 रेशियो R3, ठीक है। तो अब ये ना बराबर हो जाएगा किसके, ये L1 के स्क्वायर के और अपॉन में M1, फिर रेशियो में हो जाएगा L2 के स्क्वायर के, क्योंकि ये पहली जो है तार है, L1 क्या है, पहली तार है, L2 क्या है, दूसरी तार है, तो L2 अपॉन में M2 हो जाएगा। फिर रेशियो में L3 का स्क्वायर और अपॉन में M3 बन चुका है। देखिए L1 कितना दिया है, बताइए बच्चों, L1 कितना है। देखिए यहाँ से देखिएगा, उनकी लंबाइयों का अनुपात कितना दिया हुआ है, 3, 2, 1। तो ये L1 हो जाएगा, ये L2 हो जाएगा ना बच्चों, और ये L3 हो जाएगा। तो यहाँ से L1 कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे तो बच्चों 9 हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट 9 ही लिख देता हूँ। और अपॉन में M1 कितना है, देखिए ये M1 है, यहाँ पे द्रव्यमानों का अनुपात दे रखा है, ये M1 है, ये M2 है, और ये M3 है, ठीक है। तो यहाँ से M1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। रेशियो में L2 कितना है, तो देखिए 2 है, तो 2 का स्क्वायर करना है, यानी L2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अपॉन में M2 कितना है, तो ये 2 है, ठीक है। और फिर रेशियो में L3 का स्क्वायर कर देना, यानी 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 ही होगा, और अपॉन में M3 कितना है, 3 है। तो देखिए यहाँ से तो इसको काटिए तो 2 दूनी 4, तो ये कितना आ जाएगा, देखिए तो ये कुछ इस प्रकार आया है, 9:2:1/3, ठीक है, इतना आ चुका है। अब क्या कीजिए, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो इसको 1 बोल सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे जो है 3 सपोज कीजिए, 3 एलसीएम ले लीजिए, 3, 1, 1, ठीक है, एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो अब देखिए 9 में 3 से गुना कीजिएगा तो 27 हो जाएगा रेशियो में। फिर यहाँ पे 3 में 2 से गुना कीजिएगा, 6 हो जाएगा, और ये 1 का 1 ही रहेगा। तो 27:6:1 जो है आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया बच्चों? कुछ था नहीं ये क्वेश्चन में, बस आपको ये रिलेशन मालूम होना चाहिए। अगर आपको ये रिलेशन मालूम है, यानी रेजिस्टेंस, लेंथ और मास, इन तीनों के बीच का रिलेशन मालूम है, तो ये क्वेश्चन आपसे इजीली बन जाएगा, ठीक है। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न आ चुका है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। निम्न में से कौन सा दुर्बल अम्ल है, यानी विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए वीक एसिड। वीक एसिड के बारे में पूछा है, HCl, HF या H2SO4 या HNO3, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, या फिर हाइड्रोजन फ्लोराइड है, या सल्फ्यूरिक अम्ल है, या नाइट्रिक अम्ल है। कौन सा दुर्बल अम्ल है इन चारों में से, यानी कौन सा वीक एसिड है, जल्दी बताइए इसका, जल्दी से बताना है, हर एक स्टूडेंट बताएंगे। तो वेरी गुड स्टूडेंट, यदि आप लोगों ने आंसर किया है ऑप्शन नंबर बी, यानी हाइड्रोजन फ्लोराइड, देन आपका आंसर सही है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है, हाइड्रोजन फ्लोराइड, ये बच्चों दुर्बल अम्ल है, यानी वीक एसिड है, ठीक है। और यहाँ पे बात करेंगे कि इन चारों में सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, तो सबसे स्ट्रॉन्ग जो है बच्चों वो है आपका H2SO4, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, याद रखना है, इम्पॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। देखिए बच्चों, यहाँ पे अगर मैं पूछूं कि सबसे स्ट्रांग तो सल्फ्यूरिक अम्ल है, फिर उससे थोड़ा सा कम स्ट्रांग कौन सा हो जाएगा इन चारों में से,
थोड़ा सा कम, उससे थोड़ा सा कम स्ट्रॉन्ग कौन सा हो जाएगा, तो नाइट्रिक एसिड हो जाएगा यानी HNO3 हो जाएगा। फिर उससे थोड़ा सा कम कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे HCl हो जाएगा। और सबसे कम कौन हो जाएगा, तो ये HF हो जाएगा यानी हाइड्रोजन फ्लोराइड हो जाएगा। तो ये भी ऑर्डर याद रखना है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल की बात आई है, ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल से रिलेटेड एक और क्वेश्चन बन जाता है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। पूछ लिया जाता है कि बैटरियों में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। सपोज कीजिए कि अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि बैटरी, घरेलू बैटरी, गाड़ियों की बैटरी होती है ना, तो उसमें कौन सी अम्ल का प्रयोग किया जाता है, बैटरियों में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, बैटरियों में किस अम्ल का प्रयोग करते हैं, बताइएगा। बैटरियों में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो वो सल्फ्यूरिक अम्ल ही होता है यानी H2SO4 ही होता है। देखिए यहाँ पे बात आई है बच्चों, यहाँ पे देखिए नाइट्रिक अम्ल की भी बात हुई है। ये क्या है, HNO3 नाइट्रिक अम्ल है, ठीक है, क्या है, नाइट्रिक अम्ल है। और यहाँ पे जो है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है। तो एक प्रश्न और इम्पॉर्टेंट हो जाता है, पूछ लेता है कि जब HCl और HNO3 है ना, ध्यान दीजिएगा, जब HCl और HNO3 यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड को 3:1 के अनुपात में मिलाएं तो ये क्या बन जाता है, इसका रेशियो क्या कहलाता है। आ रखा है ये क्वेश्चन कि जब HCl को, है ना, यहाँ पे प्रश्न ऐसे था कि जब HCl को और HNO3 को, इन दोनों को आपस में 3:1 के फॉर्म में मिलाएं तो ये किस चीज़ का निर्माण करता है बच्चों, बताइए किस चीज़ का निर्माण होगा। हाँ जी, वेरी गुड। तो ये एक्वा रेजिया का निर्माण करता है, एक्वा, है ना, एक्वा रेजिया नाम सुने होंगे। यानी इसका प्रयोग कहाँ होता है एक्वा रेजिया का, तो बड़े बड़े जो भी सोनार वगैरह होते हैं वो करते हैं, सोना पिघलाने के लिए, प्लेटिनम पिघलाने के लिए, है ना। यानी जितने भी सोनार हैं एक्वा रेजिया का प्रयोग करके सोना, प्लेटिनम, इन सबको पिघलाते हैं, ठीक है। तो जब HCl और HNO3 ये 3:1 के अनुपात में मिल जाएगा तो ये एक्वा रेजिया का निर्माण करते हैं। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, दूध के संरक्षण में काम में लिया जा सकता है, यानी दूध का प्रिजर्वेशन करना हो तो किस चीज़ का यूज करते हैं हम लोग, H2O का, D2O का, H2O2 का या HCl का, जल्दी से बताइएगा। यहाँ पे हर एक स्टूडेंट जवाब देंगे, दूध के संरक्षण में काम में लिया जाता है किसका, तो वेरी गुड बच्चों, यदि आप लोगों ने आंसर दिया है H2O2 यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इसका क्या नाम है बच्चों, केमिकल नाम हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो जी हाँ, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो है यूज लिया जाता है, ठीक है। देखिए बच्चों, बात आई है दूध, तो दूध की शुद्धता को मापना हो तो इसके लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग करते हैं, दूध की शुद्धता को मापना हो तो किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, बताइए। दूध की शुद्धता को मापना हो तो किस यंत्र का प्रयोग करेंगे, लैक्टोमीटर का, किसका, लैक्टोमीटर यंत्र का प्रयोग करते हैं। अगर यहाँ पे एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं कि भैया कितने तापमान पर दूध का पास्चुराइजेशन होता है, बताइएगा, कितने तापमान पर दूध का पास्चुराइजेशन होता है, कितने ताप पर दूध का पास्चुराइजेशन होता है, दूध को पाश्चुरीकरण किया जाता है कितने ताप पर, बताइएगा कितने ताप पर दूध का पाश्चुराइजेशन होता है, पाश्चुराइजेशन होता है, जल्दी से बताइएगा। हाँ जी, तो वेरी गुड, 62 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर, है ना, 62 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर जो है दूध का पाश्चुराइजेशन होता है। अच्छा बच्चों, एक क्वेश्चन अगर मैं आप लोगों से और पूछूं कि भाई दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, क्या आप लोग बता सकते हैं, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो ये केसिन प्रोटीन पाया जाता है, कौन सा बच्चों, केसिन, याद रखिएगा, केसिन प्रोटीन जो है ये मिल्क में पाया जाता है, ठीक है। चलिए, और अच्छा ये देखिए जो ऑप्शन है H2O है, ये तो वाटर का फॉर्मूला है, ये तो सब जानते हो। ये D2 जो है ना ये बच्चों, ये हेवी वाटर का फॉर्मूला हो जाता है, क्या होता है, ये हेवी वाटर का फॉर्मूला है, हेवी वाटर यानी भारी जल। और इसका केमिकल नेम क्या है बच्चों, इसका D2O का केमिकल नेम क्या है, कोई बता सकता है, D2O का केमिकल नेम क्या है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड है, क्या है, लिख लीजिएगा बच्चों, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ठीक है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। चलिए मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न आ चुका है। प्लास्टर ऑफ पेरिस उपयोगिक है किस चीज़ में बच्चों? दंत चिकित्सा और सर्जरी में, सफ़ेदी के रूप में, टूथपेस्ट के घटक के रूप में, या आरसीसी के बनाने के लिए उपयुक्त में। जल्दी से बताइएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है ये काफ़ी यूजफुल होता है किस चीज़ में? तो वेरी गुड स्टूडेंट, यदि आप लोगों ने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए, यानी दंत चिकित्सा और सर्जरी में जो है ये काफ़ी ज़्यादा उपयोगिक है। ठीक है, काफ़ी उपयोगी है, तो आपको याद रखना है। अच्छा बच्चों, यदि अब मैं आपसे पूछूं प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, तो ये आपको याद रखना है। क्या होता है बच्चों? CaSO4 और इस पूरे का ट्वाइस और H2O। ठीक है, याद रखना है, यानी CaSO4 इस पूरे का ट्वाइस और H2O, ये हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र हो जाता है। अब देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में तो आप लोगों ने जान लिया किसका सूत्र क्या होता है। कभी कभी जिप्सम का भी पूछ लेता है बच्चों, जिप्सम। तो जिप्सम का भी जो है केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, याद रखिएगा, CaSO4, ठीक है, और 2H2O, ये होता है आपके जिप्सम का केमिकल फॉर्मूला यानी रासायनिक सूत्र। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है H2O2, यानी अभी मैंने बताया था ये क्या है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। क्या है बच्चों? हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। ठीक है, तो इसको स्थायी बनाने रखने के लिए, है ना, देखिए H2O को स्थायी बनाए रखने के लिए स्थायी कारक कौन सा है बच्चों? अगर इसको स्टेबल बनाकर रखना होगा तो इसका जो स्थायी कारक है वो कौन कौन सा होगा? कौन सा होगा? नाइट्रोजन, यूरिया, अमीनो अम्ल, या ये सभी। H2O2 को स्थायी बनाए रखने के लिए स्थायी कारक कौन से हैं? तो जी हाँ, यदि आप लोगों ने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी, यानी यूरिया। जी हाँ दोस्तों, यूरिया जो है H2O2 को स्थायी बनाने जो है रखने के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ डियर स्टूडेंट। चलिए डियर स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, निम्न धातुओं में से कौन सी संक्रमण धातु है? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, स्कैडियम। जल्दी बताइएगा कौन सी धातु जो है संक्रमण धातु हो जाएंगी। तो जी हाँ मित्रों, यदि आप लोगों ने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर डी, यानी स्कैडियम, देन आपका आंसर सही है। तो यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे स्कैडियम जो है, यहाँ पे जो स्कैडियम है ये संक्रमण धातु के अंतर्गत आ जाती है। बात करेंगे यहाँ पे, देखिए अगर बात करें हम लोग क्लोरीन की, है ना, या फिर फ्लोरीन की, या फिर ब्रोमीन की, है ना, ये सभी, ये तीनों जो है हैलोजन समूह में आती हैं। ये सभी जो है तीनों हैलोजन समूह के अंतर्गत आ जाती हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो स्कैडियम है बच्चों, ये संक्रमण धातु के अंतर्गत आ जाती है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है आज की क्लास अच्छी लगी होगी। तो यदि आपको आज की क्लास अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो एक लाइक दे दीजिए, और चैनल पे नए हो तो इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में नई जोश नई उमंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, टेक केयर।